फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइन मास्टरी की जो नई प्लेलिस्ट है उसमें हमने इससे पहले पर्सपेक्टिव के हवाले से कुछ बेसिक थीरीज़ जो हैं उनको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो का उस वीडियो के साथ एक लिंक है। तो उस पहली वीडियो में पर्सपेक्टिव के हवाले से हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स जो हैं उनके बारे में समझने की कोशिश की थी। फिर हमने ये भी देखा था कि पर्सपेक्टिव क्या है, आम जिंदगी में हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, फिर ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से वो किस तरीके से हमारे काम आ सकता है। आज का ये ट्यूटोरियल उसी सिलसिले की एक दूसरी कड़ी है। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस होंगे और इसमें हम देखेंगे कि फोटोशॉप में ये पर्सपेक्टिव की जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमारे किस तरीके से काम आ सकती है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम किस तरीके से चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के आखिरी हिस्से में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बिगिनर्स जो होते हैं वो फोटोशॉप की मैनिपुलेशन करते हुए कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। मैंने भी शुरू में की थी, हम सब लर्निंग के इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। आज जो लोग आपको गुरु नज़र आते हैं या प्रोफेशनल्स नज़र आते हैं या मास्टर हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, तो वो भी गलतियों से सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। गलतियों का होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गलती करके उस पर डट जाना और इस बात का एहसास हो जाने के बाद कि मैं गलत हूँ किसी मुकाम पर, उस गलती को दुरुस्त ना करना ये मुनासिब नहीं है। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, हमने उसमें बात की थी व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव, एक जनरल डेफिनेशन हमने देखा था कि पर्सपेक्टिव क्या है। फिर हमने उसको पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से समझने की कोशिश की कि हमारी आम जिंदगी में जो नुक्ता नज़र होता है, जो मेरी और आपकी सोच होती है, फ़िक्र होती है या राय होती है, उसका किसी दूसरे के ओपिनियन के साथ या राय के साथ मुख्तलिफ हो जाना बिल्कुल एक फितरी अमल है। फिर उसके बाद हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको देखने की कोशिश की। फिर हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के इमेजेस जो थे वो देखे थे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हवाले से हमने कुछ इमेजेस की डिस्कशन की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब है कि उसमें एक वैनिशिंग पॉइंट होता है। वैनिशिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो क्यूब होता है, एक बॉक्स या एक डब्बा अगर हमारे सामने हो, या आपके घर में अगर कभी पैकिंग वगैरह आपने कुछ करनी हो, या मार्केट से आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, कोई मेडिसिन या कोई खाने पीने की चीज़ जो किसी बॉक्स के अंदर पैक है, तो उस बॉक्स की दरअसल 3 चीज़ें होती हैं। एक उसका फ्रंट और बैक होता है, दिस इज़ फर्स्ट पेयर। फिर उसका राइट और लेफ्ट होता है प्लेन, ये उसका सेकंड पेयर होता है लाइनों का। फिर एक होता है ऊपर और नीचे वाला। तो यूं किसी क्यूब के अंदर 3 पेयर मौजूद होते हैं लाइनों के। अब इसमें से एक पेयर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस का है। फर्ज करें आपके टेबल के ऊपर एक डब्बा जो है वो बॉक्स पड़ा हुआ है, तो अगर आप उसको बिल्कुल सामने से देख रहे हैं तो आपको वो एक स्क्वायर नजर आएगा या रेक्टेंगल नजर आएगी। तो वो जो नीचे उसकी एक्स एक्सिस पे है या ऊपर है वो है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेंगी, सीधी रहेंगी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। फिर उसके बाद उस एक्स एक्सिस के राइट और लेफ्ट पे वाई एक्सिस है, जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है उस चीज में। तो वो जो वर्टिकल लाइंस हैं वो भी हमेशा सीधी रहेंगी। इसके बारे में टेक्निकल टर्म ये होती है कि ये हमेशा राइट एंगल होता है इनका। राइट एंगल का मतलब ज्योमेट्री वाले आप समझते हैं, 90 डिग्री का एक एंगल जो है वो इनके अंदर मौजूद रहेगा। उसके बाद जो तीसरा पेयर होता है वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमेशा वैनिशिंग पॉइंट की तरफ, अगर हम उसको साइड से देखें क्यूब को, तो वो जो उसकी राइट और लेफ्ट प्लेन नजर आ रही है वो लाइनें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा हैं, वो ऑर्थोगोनल लाइंस जो होती हैं वो जाके मिलती हैं किसी वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर। वैनिशिंग पॉइंट का मतलब ये है कि दूर एक होराइजन के अंदर एक चीज़ है, जो जो कोई चीज़ आपसे दूर जाएगी वो छोटी होती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को ऊपर से देख रहे हैं तो वो किसी और डायमेंशन में नजर आएंगी। आप उसी बॉक्स को बैठ के देखेंगे तो उसका जो सामने वाला हिस्सा है वो बड़ा नजर आएगा, क्योंकि आपका जो आई लेवल है वो लो एंगल पे चला गया और आप नीचे बैठ के चीज़ों को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन की है। फिर उसके बाद हमने जीनत और नादर के हवाले से देखा कि एक नुक्ता होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। अब बेसिकली 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो बुनियादी फ़र्क है वो इसकी वर्टिकल लाइंस का है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर भी 2 वैनिशिंग पॉइंट होंगे होराइजन के ऊपर। 1 पॉइंट के ऊपर भी सारे के सारी जो लाइनें हैं वो वैनिशिंग पॉइंट जो है वो होराइजन के ऊपर जाके वैनिश हो जाते हैं।
3 पॉइंट में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता तो 2 पॉइंट की तरह है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन आ जाती है। डिस्टॉर्शन इन अ सेंस के उसकी जो वर्टिकल लाइंस होंगी प्लेन्स की वो आपस में नहीं मिलेंगी, यानी जो लेफ्ट प्लेन है उसकी वर्टिकल लाइंस और राइट प्लेन की वर्टिकल लाइंस अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेंगी, वो पैरेलल नहीं रहेंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन जो है वो मौजूद होगी। इसी तरीके से सिटीस्केप वगैरह जैसे आपने देखे होंगे या कुछ ऐसी तस्वीरें आप देखते हैं जिसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट तो होराइजन के ऊपर जाएंगे, लेकिन एक तीसरा होगा अगर आप नीचे से बैठ के देख रहे हैं एंड व्यू के साथ, तो वो ऊपर की तरफ बिल्डिंग जो है वो तीसरा वैनिशिंग पॉइंट जीनत पे जाएगा, ऊपर जाएगा बिल्कुल। और अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो एक पॉइंट बिल्डिंग्स का ऐसा होगा सिटीस्केप में जो बिल्कुल जमीन के नीचे जैसे फर्ज करें वो जा रहा है, उसको नेदर कहते हैं अंग्रेजी जुबान में। फिर इसी तरीके से हमने कुछ डिस्टॉर्शन के बारे से बात की थी कि ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन क्या है और पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन क्या है। फिर हमने पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन में ये भी डिस्कस किया था कि जब आपकी कैमरे का जो एंगल है वो तब्दील हो जाता है या आपका जो सब्जेक्ट है वो विद इन इमेज उसका फ्रेम आप कुछ इस तरीके से लेते हैं तो वो एक सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन आ जाती है, आप होराइजन को टेढ़ा कर लेते हैं। दूसरी किस्म की जो डिस्टॉर्शन है वो होती है जिसको हम ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन या लेंस डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, और इसका ताल्लुक होता है कैमरे के लेंस के साथ। उसमें हमने डिस्कस किया था बैरल डिस्टॉर्शन, फिर पिन कुशन या मुस्टैश है, वेवी और कॉम्प्लेक्स किस्म की डिस्टॉर्शन। तो कोई चीज़ें जो है वो दरमियान से मोटी नज़र आ जाती हैं, ऐसे बैरल बना हुआ है, कोई बिल्कुल मछली की आंख की तरह ऐसे गोल आपने देखी होंगी। तो कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे अभी इस वीडियो के अंदर भी देख रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये बीमारियां हैं डिस्टॉर्शन की, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाके डिस्टॉर्शन को प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ एक दो बातें उन दोस्तों के साथ भी करनी है जो यूट्यूब से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। मैं जब से ये वीडियोस बना रहा हूँ ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं ये फुल HD में वीडियोस बनती हैं, यानी 1920 और 1080। मोबाइल पे तो इसकी रेजोल्यूशन का मसला नहीं आता, लेकिन डेस्कटॉप पे हमारा इंटरनेट जो है वो बाज़ का स्लो होता है, तो आपको वीडियो की क्वालिटी जो है वो उस तरीके से नज़र नहीं आती, तो आप समझते हैं कि शायद वीडियो जो है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो आप अगर नीचे देखें तो एक गेयर सा बना हुआ आपको वीडियो के नीचे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको 720 के ऊपर 1080 लिखा हुआ भी नज़र आएगा। तो आम तौर पर जब इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो YouTube का जो एल्गोरिदम है उन्होंने इस तरीके से इसको डेवलप किया हुआ है कि वो हर बंदे तक वीडियो पहुँचे। तो इस वजह से इंटरनेट की स्पीड जब स्लो होगी तो वीडियो जो है वो 340p के ऊपर प्ले होना शुरू हो जाती है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पिक्सलेट होके या लेस रेजोल्यूशन के साथ आपको वो नज़र आएंगी। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है या उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें, तो आप उस गियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप 1080 या 720 में भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। एज़ ऑलवेज़ उनका शुक्रिया जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इससे पहले भी आपके साथ दिल की बातें की थी। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूं और अपनी सारी एनर्जी कोशिश कर रहा हूं कि इन्वेस्ट कर सकूं और आपको वो सारी चीज़ें दे सकूं जो मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से तलाश करनी पड़ी। और मैं चूँकि प्रोफेशनल फील्ड से यहाँ पे पहुँचा हूँ, एडवर्टाइजिंग आपको पता है बड़ी टफ़ फील्ड है, तो मेरे 7-8 साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस एक्सपोजर है एक टीम लीड की हैसियत से, डायरेक्टर क्रिएटिव की हैसियत से। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, नॉन लीनियर एडिटर्स को, एनिमेटर्स को, इनको मैं लेके चलता था, ये मेरी टीम थी। इसी तरीके से क्रिएटिव राइटर्स थे, तो मुझे इनके सारे मिजाज का पता है। ये हालात और वक्त ने मुझे चूँकि इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि मुझे ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो कुछ 6-7 साल पहले सीखने पड़े। तो मैं चूँकि थ्योरी मेरे पास मौजूद थी, क्लाइंट्स के साथ हमने डिस्कशन करनी होती थी, ब्रीफ लेने के लिए जाना होता था, तो मुझे टर्म्स वगैरह जो है वो मेरी इंटरेस्ट थी, मैं पढ़ता रहता था इसके बारे में। तो ज़िंदगी जब आपको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारती है तो आप यकसर तब्दील हो जाते हैं और बाज़ औक़ात आप बिल्कुल एक शिफ्ट आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, ज़मीन आसमान पे, मशरक़ से मगरब और मगरब से मशरक़ की तरफ आप आ जाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी की ये शिफ्ट भी बहुत सारी वजूहात की वजह से थी जो मैं डिस्क्लोज़ आम तौर पर नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, कुछ पर्दा रखना चाहिए दोस्तों का। हर शख्स कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मजबूर है। तो एनीवेज
शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हवाले से। अब यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा, बिल्कुल सादा सादा लफ्ज़ों में हम बात करेंगे। ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है 1920 और 1080 का। आप यूँ समझ लीजिए ये एक कैनवस है और आप एक आर्टिस्ट हैं या वो व्यूअर हैं जो किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई तस्वीर को या आर्ट वर्क को वो देख रहा है। तो आपने जब कोई ड्रॉ करना है इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप के अंदर जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो आप दरअसल उस तस्वीर का एक हिस्सा हैं, क्योंकि पहले आप उसको देखते हैं। आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक आइडिया जो है वो आ जाता है। अब उस कॉन्सेप्ट को और आइडिया को आप सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं, बाहर निकालते हैं। अब जब आप बाहर निकालेंगे तो आपने इस डॉक्यूमेंट को 1920 बाई 1080 है या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, A4 का है, A3 का है, A5 पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक फर्जी ग्रिड जो है वो ज़हन में रखनी है। फिर उस डॉक्यूमेंट के 3 हिस्से आपके ज़हन में होने चाहिए कि क्या मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मुझे बैकग्राउंड, मिड ग्राउंड और फोरग्राउंड चाहिए, होराइजन मेरा कहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका होराइजन जो है वो पेज के ऊपर चला गया बिल्कुल टॉप में, तो इसका मतलब ये है कि अब आसमान वाला हिस्सा जो है वो कम हो जाएगा और बाकी जो आपका मिडिल ग्राउंड है और फोरग्राउंड है ये ज़्यादा हो जाएगा। यानी अब आप उसमें घास दिखाएंगे या पहाड़ दिखाएंगे ज़्यादा और आसमान जो है वो थोड़ा दिखाएंगे। लेकिन अगर आपका होराइजन जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है लोअर थर्ड में, तो इसका मतलब यह है कि अब आसमान का हिस्सा जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक तस्वीर खींची, आप उस तस्वीर में सूरज के ग़रूब होने का मंजर दिखाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको आसमान वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपका होराइजन फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 1920 बाई 1080 का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली है होराइजन की, तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से व्यू किया। अब जब मैं इसके ऊपर कुछ आर्ट वर्क बनाऊंगा और जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा या प्रिंट करूंगा, सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा या अपने क्लाइंट के साथ शेयर करूंगा, तो क्लाइंट जो है वो चूंकि एक दूसरा व्यूअर हो जाएगा, तो वो उसी तरीके से देखेगा जैसे मैंने देखा इसको। इसलिए कि क्लाइंट की भी 2 आंखें हैं और बिल्कुल नाक के ऊपर हैं, मेरी और आपकी भी 2 आंखें हैं। तो हम सब इंसान चूंकि हमारी एक ख़ास लेवल पे आंखें हैं, तो हमने जब कोई चीज़ प्रिंट हुई या डिज़ाइन हुई देखनी होती है तो हम एक ही लेवल पे देखते हैं और बिलअमूम जो फोटोग्राफर की आंख में आइडिया चल रहा होता है वही चीज़ हम बाद में व्यू कर रहे होते हैं। इसी तरीके से लेवल पे अगर आपने होराइजन बनाया है तो इसका मतलब यह है कि आसमान 50% होगा और नीचे वाला जो एरिया ज़मीन का है वो भी 50% होगा और उसके बिल्कुल सेंटर में होराइजन या आई लेवल जो है वो आपको नजर आएगा। तो ये मैंने इलस्ट्रेटर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के इसको फोटोशॉप में इंपोर्ट किया था। इलस्ट्रेटर के अंदर आपको पता है कि पर्सपेक्टिव ग्रिड जो है वो 3 किस्म की हमारे पास मौजूद है। अगर आप इसके बारे में ट्यूटोरियल देखना चाहें तो ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो इससे पहले हमने एक प्लेलिस्ट की थी, उसमें पर्सपेक्टिव ग्रिड के हवाले से डिटेल में मैंने ट्यूटोरियल किया था। तो अब हम चूंकि इसकी अमली सतह पे चले गए हैं और इसका प्रैक्टिकल यूसेज जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ड्राइंग जो होती है या आर्ट वर्क है, उसमें आप ये समझ लें कि आपका एक वैनिशिंग पॉइंट होगा। 1 पॉइंट 1 वैनिशिंग पॉइंट। इसका मतलब यह है कि इस डॉक्यूमेंट में फ़र्ज कर लें ये सेंटर में आपका वैनिशिंग पॉइंट है। तो आपने ये देखा जितनी भी ये लाइनें आ रही हैं ये वो ऑर्थोगोनल लाइंस हैं, ये हमेशा बेंड होंगी। ये आप इधर से लेके आएंगे तो वो भी वैनिशिंग पॉइंट पे मिल जाएगी। यहाँ नीचे से लेके जाएंगे, ये सारी ग्रीन जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी जो है ये वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी, गायब हो जाएंगी। इसको कहते हैं कन्वर्जेंस, यानी कन्वर्ज हो जाती हैं। अब ये वाला पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हैं ये आपका स्टैंडिंग पॉइंट है या आप इसको पॉइंट ऑफ स्टेशन भी कहते हैं। इसी तरीके से जिस मुकाम पे खड़े होके आप जिस जगह पे देख रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ साइट होगा, साइटिंग पॉइंट, कि आप खड़े होके मकान को किस जगह पे देख रहे हैं। आप मकान के दरवाजे पे नज़र रखे हुए हैं या आप मकान की जो खिड़की खुलती है ऊपर वाली मंजिल पे उस पे नज़र है आपकी, या आपका किसी पहली मंजिल से हिलता हुआ चिलवन जो है उसके ऊपर नज़र है, या आप छत पे बैठे हुए किसी कबूतर को देख रहे हैं, या आप उस छत के ऊपर से उड़ता हुआ कोई परिंदा है जो आपकी साइड में है। तो आपकी जो नज़र होगी, जो व्यू होगा, आप ये समझ लें कि यह आपकी आंख जो है वो इस तरीके से है।
तो अगर आपकी आंख ऊपर होगी तो फिर आपका व्यू जो है वो एंगल ऊपर की तरफ बनेगा, और अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट जैसे मैं इस वक्त कैमरे में देख रहा हूं तो मेरा और आपका लेवल जो है वो आई टू आई जो है वो मिल गया है। लेकिन अगर मैं नीचे इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर देखना शुरू कर दूंगा तो अब मेरा लेवल जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। तो आई लेवल की थ्योरी अलग है, वो भी हमने इससे पहले डिस्कस की थी। तो यहाँ पे तमाम की तमाम जो ऑर्थोगोनल लाइंस हैं वो वैनिशिंग पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी। इनफैक्ट वो मिलती नहीं है, लेकिन हमें लगता ऐसे है जैसे दूर वो चीजें एक नुक्ते पे जाके मिलना शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से ये जो ब्लू आपको नजर आ रही हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये भी इसी तरीके से छोटी होती जाएंगी लेकिन ये हमेशा सीधी रहेंगी। इसी तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, इस तरीके से फर्ज कर लें आपने ये जो बनाया हुआ है और ये ग्रीन आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल, ये भी हमेशा स्ट्रेट रहेंगी। यानी ये इनका अपना ये होराइजन चूंकि बिल्कुल सीधा होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो होराइजन के हमेशा इस तरीके से पैरेलल चलती रहे। लेकिन ये जो एक पेयर है लाइनों का ऑर्थोगोनल लाइंस का, ये कन्वर्ज होता है। वो आप ऊपर से देखें, नीचे से देखें, राइट से देखें या लेफ्ट से देखें, इस तरीके से वो जो पेयर है, एक पेयर चूंकि एक वैनिशिंग पॉइंट है, एक पेयर उसमें डिमिनिश होगा और ये होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसी तरीके से अगर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आ जाएं तो यहाँ पे आप ये देखें, इसकी ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज कलर वाली भी और ये जो ब्लू कलर वाली भी, चूंकि ये 2 डिफरेंट प्लेन्स हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं इस तरीके से जो जा रही हैं ये हैं ऑर्थोगोनल लाइंस। तो इस तरफ वाली इस वैनिशिंग पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी और जो लेफ्ट प्लेन है उसकी ये वाली जो लाइंस हैं ये जाके इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगी दूसरे वैनिशिंग पॉइंट पे। तो चूंकि यहाँ पे 2 वैनिशिंग पॉइंट आ गए लिहाजा ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा, और चूंकि ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है लिहाजा इसके अंदर 2 पेयर जो है लाइनों के वो कन्वर्ज हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि क्यूब के अंदर 3 पेयर होते हैं, तो 1 पॉइंट में एक पेयर कन्वर्ज हो गया, 2 पॉइंट के अंदर दोनों के दोनों पॉइंट जो थे वो कन्वर्ज हो गए। 3 पॉइंट में क्या होता है, 3 पॉइंट में होराइजन इसी तरीके से मौजूद होगा, इसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरह 2 वैनिशिंग पॉइंट हैं, ये इसके साथ कॉमन है। लेकिन इसमें एक तीसरा वैनिशिंग पॉइंट होता है जो होराइजन के ऊपर नहीं होगा। वो वैनिशिंग पॉइंट या ऊपर जीनत की तरफ जाएगा या एक तीसरा जो है वो ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब चूंकि ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है लिहाजा इसके अंदर तीनों की तीनों जो पेयर्स होंगे, यानी क्यूब के तीनों पेयर जो हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगे लाइनों के, यानी उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ऑर्थोगोनल लाइंस वो सारी की सारी जो है वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी। 2 इसी तरीके से आपका राइट और लेफ्ट प्लेन जो है वो वैनिशिंग पॉइंट पे चला जाएगा, और एक पॉइंट होगा जो वैनिशिंग पॉइंट जीनत की तरफ जाएगा या आपका ग्राउंड में नैदर की तरफ चला जाएगा। तो इस वजह से 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है वो आपको यहाँ पे अगर आप देखें, फर्ज कर लें आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये इस तरीके से एक बिल्डिंग जो है वो बनती हुई नजर आती है। अब इसमें ये सारी की सारी जो वर्टिकल लाइंस हैं ये टेढ़ी हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये भी एक फर्क है। 2 पॉइंट में हमने देखा था ये जो ब्लू वाली वर्टिकल लाइंस थी ये बिल्कुल स्ट्रेट थी लेफ्ट और राइट की, लेकिन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में लेफ्ट और राइट की जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल नहीं है, वो टेढ़ी हो जाती हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट अंदाज में देखा जाता है। तो ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये उसका नैदर है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। 2 पॉइंट जो है ये ऊपर रहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 वैनिशिंग पॉइंट तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन तीसरा जो है वो जीनत की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे फर्ज कर लें हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये बनेगी सिचुएशन, यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम जो है वो उसको किसी और तरीके से, फर्ज कर लें आप एंड व्यू में देख रहे हैं तो फिर हम किसी टावर को इस तरीके से बनाएंगे और इसके अंदर भी वही फलसफा होगा कि तीनों के तीनों पेयर जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगे और वर्टिकल लाइन जो है वो आपस में पैरेलल नहीं रहेंगी। तो ये इलस्ट्रेटर से चूंकि मैं गाइड लेके आया था, इलस्ट्रेटर में बहुत ज्यादा सहूलत है। अब फोटोशॉप में मैनुअली भी हम ये पर्सपेक्टिव ड्रा कर सकते हैं और बहुत सिंपल है।